जहां एक तरफ कोरोना की नई लहर की आशंका है, तो वहीं दूसरी ओर एक अच्छी खबर भी सामने आई है। अब 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए टीके यानी कि वैक्सीनेशन लगेगी। 5 से 12 साल के बच्चों के लिए कॉर्बेवैक्स और 6 से 12 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन टीका लगाया जाएगा। लेकिन इस फैसले के साथ ही बहुत सारे पेरेंट्स के मन में कई तरह के सवाल पैदा हो गए हैं। तो उन्हीं तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हूँ। नमस्कार, मैं हूँ हर्ष शर्मा, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे और मेरे साथ है दो बेहद खास मेहमान। डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, जो पीडियाट्रिक होने के साथ साथ चेयरमैन है फेलिक्स हॉस्पिटल के, और जो दूसरे गेस्ट हैं हमारे वो हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो है सदस्य दिल्ली वैक्सीन कमेटी के। सर, आप दोनों का बिजनेस टुडे पे स्वागत है। धन्यवाद। सर, गुप्ता जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि इस बार जो एक्सी वेरिएंट है उसके चपेट में कई बच्चे आए हैं, स्कूल खुल गए हैं, तो ऐसे मामले और बढ़ने लगे हैं। तो ऐसे में वैक्सीनेशन को जो अप्रूवल की जो खबर आई है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, खबर बहुत अच्छी है हम सब लोगों के लिए। खासकर अगर बच्चों की बात करें तो जो 12 साल से कम के बच्चे थे वो अनइम्युनाइज थे, उनको वैक्सीन नहीं लगी थी, वो अनप्रोटेक्टेड थे, वो हाई रिस्क थे बिकॉज उनके स्कूल खुल गए थे, उनका एक्सपोजर बढ़ गया था, बहुत सारे जो मार्केट्स हैं, मॉल्स हैं, वो खुल गए थे, बच्चे बाहर जाना स्टार्ट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को वैक्सीनेशन की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी। बिकॉज अब हम देख रहे हैं जो फोर्थ वेव आ रही है स्टार्ट, इसमें मैक्सिमम जो लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं उसमें बच्चे ही हैं, और बच्चे भी हैं वो सिम्टोमेटिक हैं। इसकी बात करें नए वेरिएंट की, 2 से लेकर 20% तक ज्यादा तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन से। अभी तक ये नहीं पता कि कितना सीरियस है, डेल्टा की जैसा हो सकता है या ओमिक्रॉन जैसा है या माइल्ड होगा, बट डेफिनेटली जो जितने बच्चे आ रहे हैं, मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, मेरे पास रोज 2-4 फोन आते हैं कम से कम, और जो बच्चे पॉजिटिव है उनको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन काफी हो रहे हैं। मीन्स गले में दर्द है, सोर थ्रोट है, ब्रीदिंग हल्की सी प्रॉब्लम होनी, खांसी होना, बॉडी एक होना, हाई ग्रेड फीवर होना चिल्स के साथ। तो ये सब सिम्टम्स बहुत अच्छे से आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए है बिकॉज ये बच्चे वैक्सीनेटेड नहीं, इसलिए उनके सिम्टम्स हाई हैं। अगर ये सेम वेरिएंट उन लोगों को हो रहा है जो एडल्ट्स हैं या सीनियर सिटीजन हैं, उनको सिम्टम्स इतने नहीं आ रहे हैं बिकॉज वो लोग इम्यूनाइज्ड है, प्रोटेक्टेड, उनको इवन बूस्टर डोज लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा फैसला था। मैं कई बार डिमांड कर रहा था आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जो 6 से 12 साल है, 5 से जो 12 साल के बच्चे हैं, उन लोगों के लिए जल्द से जल्द वैक्सीन लॉन्च होनी चाहिए। अच्छी बात है, ये वैक्सीन ऑलरेडी अप्रूव्ड थी, मतलब सीडीएस को से, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी से, डायरेक्टर कंट्रोलर जो है हमारे उनसे। तो कहीं ना कहीं सिर्फ मार्केट में रोल आउट करनी थी, ऑलरेडी स्टडीज हो चुकी हैं। खासकर कोवैक्सीन की बात करें हम लोग, तो कोवैक्सीन ने देखा गया 2 डोज देने के बाद बच्चों में, 5 से 12 साल के बच्चों में, बल्कि 2 से 12 साल के बच्चों में जो एंटीबॉडीज बनती है, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज जिनको बोलते हैं, 1.7 टाइम्स हायर है एडल्ट से। मतलब बच्चों का इम्यून रिस्पॉन्स और अच्छा है। और अच्छा, ठीक है। अगला सवाल मेरा भाटी जी आपसे होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप वैक्सीन कमेटी के सदस्य भी हैं, तो आप गहरी समझ भी रखते हैं इस बारे में। मुझे ये बताइए कि जैसे अब वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी, तो पेरेंट्स के मन में ये सवाल जरूर होगा कि जो ये वैक्सीन बच्चों को लगेगी, जो बड़ों को लगी वो बिल्कुल वैसे ही है, या फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन है, या टोटली इससे बिल्कुल डिफरेंट है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इस तरह के सवाल कल से ही आने शुरू हो गए थे जैसे ही पता लगा कि डीसीजीआई ने फाइनल अप्रूवल। अब इसमें हमें 3 वैक्सीन को देखना है। एक हम बात कर रहे हैं कोवैक्सीन की, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है। तो देखिए, कोवैक्सीन ऑलरेडी वही वैक्सीन है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई वैक्सीन आई है। कोवैक्सीन पे जैसे सर ने भी बताया, उस पर ऑलरेडी हमारे ट्रायल्स चल रहे थे, और वो 2 साल से ऊपर के बच्चों पे भी ट्रायल चल रहे थे, फेज 2 फेज 3 का डेटा। तो कोवैक्सीन का ऑलरेडी लाइव डेटा भी हम लोगों के पास अवेलेबल है ही। जिस तरह पे पहले अडल्ट में वैक्सीनेशन वो ड्राइव शुरू हुई थी, उसके बाद हमारे 15 से 18 साल के बच्चों में शुरू हुई। हालांकि वो वैक्सीन 12 से ऊपर वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो गई थी, पर रोल आउट 15 से 18 साल की, तो वो काफी सेफ भी देखी गई है और एफिकेशियस भी देखी गई है, और छोटे बच्चों में उसकी सेफ्टी और भी अधिक पाई गई है। तो मतलब पूरी तरह से सुरक्षित वैक्सीन है, और उसको आराम से इजीली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। कोई डोजेज में परिवर्तन नहीं है, मतलब जो गैप है डोज का, वही जिस तरह से अडल्ट में हम दे रहे हैं 0 एंड 28 डेज, उसी तरह से वो सब रहेगा। हाँ, रोल आउट के लिए एक बार इसमें अभी कुछ कुछ चीजें लॉजिस्टिकली एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि वैक्सीन के जो प्राइस है, हमने स्पेशली अभी मैं कोवैक्सीन के लिए बात कर रहा हूँ, वो रिवाइज किए थे। पहले जो प्राइवेट सेंटर्स में थे वो हम उसका चार्ज डिफरेंट कर रहे थे, फिर उसके बाद जब से प्रिकॉशन डोज शुरू हुई है तब से उसके रेट में बदलाव हुआ है। तो वो सब एक बार फाइनल एसओपी और दिशा निर्देश आने हैं, ताकि वो बच्चों के लिए फाइनली रोल आउट हो जाए 6 साल से अधिक उम्र वाले। इसके अलावा जो हमारी कोर्बीवैक्स वैक्सीन है, एक कोर्बीवैक्स वैक्सीन हमारी रोल आउट हुई थी 12 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए, जो ऑलरेडी अभी सिर्फ उसकी अनुमति सरकारी अस्पतालों को ही दी गई थी, और वो वहीं पर ही लग रही थी। कोवैक्सीन की अभी डोज हमारे पास 10 करोड़ के करीब अवेलेबल थी, जिसमें से 3 करोड़ के करीब यूटिलाइज हो गई। तो वो भी डोजेज अवेलेबल है, मतलब आराम से इजीली इंप्लीमेंट हो सकती है।
उसको जिस तरह से अभी 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं उनके लिए उसको रोल आउट कर दिया गया है। और आपकी जाइकोव डी थी जो कि निडललेस वैक्सीन है, हाँ, जिसके लिए भी नीडलेस। पेरेंट्स को हाँ काफी ज्यादा इंक्वायरी जिसके लिए कर रहे थे, वो वैक्सीन भी ऑलरेडी अप्रूव्ड थी। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने भी उसको रिकमेंड कर दिया था और डीसीजीआई ने भी अप्रूव कर दिया था, पर वो रोल आउट इस वजह से नहीं हो पा रही थी समहाउ, क्योंकि उसकी 3 डोजेस थी। बाकी उसका 2 डोजेस के बाद भी उस तरह की उसकी एफिकेसी पाई गई है जो सेटिस्फैक्टरी है। तो अब वो 2 डोजेस के साथ फाइनली रोल आउट हो रही है, पर वो भी अभी 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए रोल आउट होगी। तो इस तरह से हमारे पास अभी 3 ऑप्शन अवेलेबल होंगे। 5 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक ऑप्शन, 5 से 6 साल, और 6 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल होंगे, आपका कॉर्बेवैक्स एंड कोवैक्सीन। हाँ, मैं तीसरे ऑप्शन पे आ ही रहा था, लेकिन आपने मेरे सवाल का पहले ही जवाब दे दिया। तो डॉक्टर गुप्ता, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो पीछे वेरिएंट्स आएगा अभी कोरोना के, तो देखा गया कि बच्चों को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किया, बहुत ज्यादा इफेक्ट करके नहीं गए। लेकिन जो पेरेंट्स के मन में ये सवाल जरूर पैदा होता है कि क्या अब जैसे बच्चों की वैक्सीन आ रही है 6 साल या 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए, क्या उनको वैक्सीनेशन बच्चों को लगवानी चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं फिर बताना चाहूंगा कि जब पहली बार जो लहर आई थी, पहली, दूसरी, तीसरी, तो उसमें बच्चे कम इन्फेक्ट हुए थे, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं होते, वो जरूर थे। इवन एक चीज जो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बच्चों में देखी गई थी डेल्टा के बाद और ओमिक्रॉन के बाद, कि कुछ बच्चों में पोस्ट कोविड मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हुआ था। बहुत सीरियस बीमारी थी। इवन रिकवरी के 6 से 8 हफ्ते के बाद होता था। मीन्स आपको पता भी नहीं कि बच्चा आपका रिकवर गया, कोविड से हो गया है, और फाइनली कुछ 6 हफ्ते 8 हफ्ते बाद सडनली उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ रहा है। इवन मोर्टेलिटी रेट भी इस सिंड्रोम का हाई था। और खाली भारत वर्ष में नहीं, दुनिया के अन्य देशों में भी ऐसे कई सारे केसेस देखे गए। तो कहीं ना कहीं कोविड को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, बच्चों के लिए भी। हम लोग मानते थे कि बच्चों में बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं करता है, बच्चों में मोर्टेलिटी रेट कम है, मृत्यु दर कम है, डेथ रेट कम है, या हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है, बट डेफिनेटली पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पहले और सेकेंड और थर्ड वेव में बच्चे बाहर नहीं जा रहे थे, स्कूल बंद थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे। बहुत सारे जो पब्लिक प्लेसेस थे उन पे हमारी लगाम लगी हुई थी, वहां पे भीड़ भाड़ इकट्ठा होना जो पॉसिबल नहीं था, और बच्चे भी डरे हुए थे, पेरेंट्स भी बच्चों को बाहर नहीं निकाल रहे थे। अभी क्या हुआ, स्कूल खुल गए 100% बच्चों के साथ में, सारे पब्लिक प्लेसेस खुल गए, इवन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और जो कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर वो भी रफली लिफ्ट हो गया था, अब दोबारा इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इसकी वजह से बच्चे बाहर निकल रहे थे घर से, अब वो एक्सपोज हो रहे थे। और बच्चे, बिकॉज मैंने पहले ही बोला है, बच्चे बिकॉज इम्यूनाइज्ड नहीं है, दे आर अनवैक्सीनेटेड, दे आर अनप्रोटेक्टेड, वो हाई रिस्क पे हैं, वल्नरेबल हैं, उनको बीमारी हो सकती है, और बच्चों को हो रही है, और इवन सिम्टोमेटिक हो रही है। बहुत सारे बच्चों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी थी। मैंने कई बार डिमांड किया, खास करके 5 से लेके 12 साल के बच्चों के लिए ऑप्शन आ गए। तो ये अच्छी बात है, कई सारी कंपनियां आ गई हैं, तो इसलिए आपस में कंपटीशन भी होगा, पेरेंट्स को रेट अच्छे मिलेंगे। नॉर्मली बच्चों को ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी वैक्सीन लगाते रहे, जैसे पैदा होने से लेके 5 से लेके 10 साल तक मल्टीपल वैक्सीन लगती हैं। बीसीजी है, हेपेटाइटिस बी है, निमोनिया का वैक्सीन है, इसके अलावा हेपेटाइटिस टाइफाइड का है, या फ्लू का है। तो ऐसे वैक्सीन लगते रहते हैं। तो ये भी एक नया ऐड हो गया वैक्सीन बच्चों के लिए। मुझे लगता है अगले कई सालों तक हमें बच्चों को एनुअली भी वैक्सीन को लगवाना पड़ेगा। डॉक्टर भाटी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि जब इमरजेंसी अप्रूवल किसी वैक्सीनेशन को मिलता है तो क्लिनिकल ट्रायल का जो डाटा होता है वो सौंपा जाता है, ऑब्वियस सी बात, सरकार के पास जाता है, जो कमेटी होती है। तो ऐसे में पेरेंट्स के मन में, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाते हैं बच्चों के मामले में, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप उन सब पेरेंट्स को जवाब दें, ये बताएं कि अगर उनको मन में डाउट है कि वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, तो इसका जवाब आप कैसे देंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इसको रिकमेंड करने के बाद डीसीजीआई ने अप्रूव किया फाइनली बच्चों के लिए। खास तौर पे मैं बताऊं तो इसमें काफी समय लगाया है, हमारी पूरी टीम ने काफी इसमें टाइम लिया है। आप ये देखिए कि इसका ट्रायल बहुत अधिक टाइम से चल रहा था, और ऑलरेडी उनको रिपोर्ट पहले से सौंपी जा चुकी थी सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी को, पर उसके बाद उन्होंने और काफी सारा डेटा मंगाया, उसको रिव्यू किया। सेफ्टी की जहां तक बात करें तो जैसा कोवैक्सीन का हम लोगों के पास ऑलरेडी रियल टाइम डेटाबेस है, और जिस तरह से जो ट्रायल भी हुआ उस ट्रायल के अंदर भी सेफ्टी डेटा सबमिट किया गया है। उसके बाद और भी डेटा मांगा है फर्दर सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने, वो डेटा भी शेयर किया गया, और फाइनली पूरी तरह से सेटिस्फाई होने के बाद उसके बाद डीसीजीआई के पास गया और इसको फाइनल अप्रूवल मिला है। बाकी कोर्बीवैक्स की बात करें तो कोर्बीवैक्स जो है हमारी वैक्सीन सब प्रोटीन वाली, वो उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पहले भी काफी सारी वैक्सीन निर्मित हो चुकी है, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित और सेफ वैक्सीन है। तो किसी तरह का संदेह करने की पेरेंट्स को मुझे लगता है जरूरत नहीं होगी।
क्योंकि पूरी तरह से इवेलुएट करने के बाद, पूरा डेटा देखने के बाद ही वैक्सीन फाइनल जो है अप्रूव की गई। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि जो एक्सी वेरिएंट की बात चल रही है, जिस तरीके से उसको बताया जा रहा है कि वो ज्यादा संक्रामक है, तो ऐसे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएंगे कि इसके क्या लक्षण है और कैसे प्रिकॉशंस लिए जा सकते हैं? ये बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल है। इस समय जो एक्सी वेरिएंट है उसके जो लक्षण है वो बिल्कुल इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस है, उस जैसे लक्षण है कि बुखार आना, हाई ग्रेड बुखार आना, ठंड से बुखार आना, घबराहट होना, कभी कभी आपका सैचुरेशन फॉल कर सकता है, आपके अंदर गले में दर्द हो सकता है, कफ हो सकता है, कुछ लोगों को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, कभी कभी अगर हम चेक करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर से उनका हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है, कभी कभी स्किन पे रैशेस हो सकते हैं, फटीग, थकावट बहुत कॉमन सिम्टम्स है। तो ये कॉमन सिम्टम्स है। अगर ऐसे 3-4 सिम्टम्स हैं किसी को, तो उसको तुरंत अपना आरटीपीसीआर या जो रैपिड एंटीजन टेस्ट वो कराना चाहिए। अगर पॉजिटिव है तो उसको तुरंत अपना को आइसोलेट करना चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम भी है तो भी अपना को क्वारंटाइन करना चाहिए जब तक कि रिपोर्ट ना आ जाए। अगर हम बात करें बचने की, तो एक तो अच्छी बात यह है कि इसकी अभी तक कोई भी अप्रूव्ड मेडिसिन नहीं है जो बिल्कुल टारगेटेड मेडिसिन हो, जिसकी बात करें खास करके जो माइल्ड सिम्टम्स में। इसमें सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेना है, जैसे पैरासिटामोल लेनी है, गार्गल्स करने, स्टीम लेनी है, कफ सिरप्स लेने हैं, या और सिम्टोमेटिक है नेबुलाइजेशन है, स्टीम है, ये सब आपको करना है। और डॉक्टर को तुरंत सलाह लेनी है अगर आपकी पॉजिटिव रिपोर्ट है या नेगेटिव रिपोर्ट है तो भी बिकॉज डॉक्टर से अच्छा कोई नहीं समझ सकता। तो इसलिए बच्चों के केस में खास करके हमें जरूर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ऐसे बच्चे जो थोड़ा हाई रिस्क हैं, जिसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, मतलब हार्ट में छेद है, या अस्थमा के हैं, या इनको रीनल टाइप ट्रांसप्लांट हो रखा है, डायलिसिस पे हैं, कैंसर के बच्चे हैं, HIV है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड डिसऑर्डर्स हैं, तो जो बच्चे जो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, स्टेरॉइड पे हैं ऑलरेडी, उन बच्चों में अगर ऐसे कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको तो तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और नियर बाई हॉस्पिटल में जाना चाहिए, बिकॉज ये लक्षण इन बच्चों के लिए खास करके सीरियस भी हो सकते हैं। अगर हम बचने की बात करें तो हर बच्चे को, जो मैं फिर बता रहा हूँ, कोविड वैक्सीन तो लगवानी बिकॉज अप्रूव हो गई है। दूसरा, अगर वैक्सीन के अलावा जो दूसरी वैक्सीन जैसे निमोनिया की वैक्सीन है, स्वाइन फ्लू की वैक्सीन होती है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है, इन वैक्सीन को भी लगवाएं। इन वैक्सीन से भी कहीं ना कहीं क्रॉस इम्यूनिटी मिलती है, तो उससे फायदा होता है कोविड से लड़ने भी, और जो दूसरी बीमारियां उनसे बचने को मिलते हैं। कृपया करके बच्चों को फिर दोबारा मास्क पहना के रखें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, अगर पब्लिक प्लेस में जाना पड़ता है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सर्जिकल मास्क N95 मास्क बिल्कुल लगाएं। अगर बाहर जाते हैं तो बार बार बीच में जब भी मौका लगता है अपने हाथ सैनिटाइज करें या साबुन से धोएं। अगर घर से बाहर से वापस घर आते हैं तो आपको घर में आके अपने कपड़े बाहर ही चेंज कर लेने चाहिए, नहा धो के फिर अंदर जाके बाकी लोगों से मिलना चाहिए। अगर आपको सर्दी जुकाम कोल्ड कफ है तो तुरंत अपने आपको क्वारंटाइन कराएं और टेस्ट कराएं। और खास करके इस समय हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए कि फ्लूइड इंटेक अच्छा लेना, तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें, फल सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स हैं, इनका ज्यादा सेवन करें और अपनी नींद अच्छे से लें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल था आपसे भी, आपने बता दिया कि कैसे इम्यूनिटी को आप बूस्टअप कर सकते हैं। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर भाटी आपसे है। जिस तरह से पीछे जब वैक्सीन आई थी तो एक तरीके से बहस छिड़ गई थी, लोग मुझसे भी पूछते थे और बहुत सारे डॉक्टर से के पास भी उनके पास ये सवाल आता था कि कोविडशील्ड ज्यादा अच्छी है या कोवैक्सीन ज्यादा अच्छी है। तो वैसे ही मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई पेरेंट्स, क्योंकि इस तरह के पेरेंट्स हम लोगों ने मुझसे भी सवाल पूछा कि अगर 6 साल का बच्चा है और वो कार्बोवैक्स या फिर कोवैक्सीन में से अगर किसी को चुनना हो तो किसे चुने, तो आप इस सवाल का जवाब देंगे सर? हाँ बिल्कुल, देखिए इस चीज में मैं एक बात बताना चाहूंगा कि दोनों ही वैक्सीन, या इनफैक्ट हम जाइको की भी बात करें क्योंकि 12 के बाद भी 2 ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे, तो उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा पेरेंट्स का। दोनों ही वैक्सीन का जिस तरह से जो हमारे मापदंड होते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, उनके अकॉर्डिंगली दोनों ही वैक्सीन एफिकेशियस है। उनकी एफिकेसी जिस तरह से होनी चाहिए वो एफिकेसी है। दोनों ही वैक्सीन पूर्ण तरह से सेफ है। जहां पर जिसको जो वैक्सीन अवेलेबल हो वो वही वैक्सीन लगवा ले, तो इसमें बहुत ज्यादा उनको सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल निश्चित होकर दोनों वैक्सीन में से जो भी उपलब्ध हो रही है वो लगवा ले। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, डॉक्टर समीर भाटी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है जितने भी पेरेंट्स हैं उनके मन में जो भी शंकाएं होंगी, आपने बहुत अच्छे से, बहुत आसान भाषा में आपने उनको समझाया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।